हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 कॉमर्स, हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए चैप्टर नंबर 8 को हम देखेंगे। हमारा चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, नियंत्रण। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग दिया गया है, कंट्रोलिंग मीन्स comparison between actual output and planned output to find out the reason for deviation and taking corrective measures to stop such deviation in future। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारा कंट्रोलिंग है वो एक्चुअल आउटपुट और प्लानेड आउटपुट दोनों की क्या करता है, तुलना करता है कि वास्तविक हमारा जो निष्पादन है और जो हमने सोचा था, जो हमने प्लान किया था वो, और जो हमने पूर्ण किया, जिससे हमने प्राप्त किया, वो दोनों के हम क्या करते हैं, यहाँ पर तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। और हम ये देखते हैं कि उसमें अगर कोई विचलन है, अगर कोई विचलन होता है तो उसको दूर करने का हमारे द्वारा क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलती न हो। तो क्या देखा हमने, कंट्रोलिंग मींस कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड प्लानेड आउटपुट। हम एक्चुअल आउटपुट को प्लानेड आउटपुट से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और ये देखते हैं कि इसमें कोई विचलन तो नहीं हुआ है, और अगर कोई विचलन हुआ है तो उसमें सुधार करने का हम प्रयास करते हैं, ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। इस बात पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने नियंत्रण का अर्थ बताया। नियंत्रण आपको मालूम है, ये प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। और इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके फीचर्स की, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ दे रखा है प्राइमरी फंक्शन। जो कंट्रोलिंग है ये प्राइमरी फंक्शन है किसका, तो मैनेजमेंट का। नियंत्रण जो है वो प्रबंधन का एक प्राथमिक कार्य है और ये सबसे अंत में आता है। और इसको प्राइमरी कार्य भी हम बोलते हैं, प्राथमिक कार्य भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं कि नियंत्रण के द्वारा हम हमारे कार्य संस्था की पूरी गतिविधियों पर कंट्रोल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्राइमरी फंक्शन है। आपको मालूम है कितने मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, मेन मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, इसमें कंट्रोलिंग भी आता है। इसका पॉइंट नंबर सेकंड आ रहा है एप्लीकेशन एट द ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये जो कंट्रोलिंग है वो प्रबंधन के सभी स्तरों पर लागू होता है। अब आपको पता है चैप्टर नंबर फर्स्ट में कि प्रबंधन के लेवल कितने होते हैं, या लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल और एक होता है सुपरविजरी लेवल, या सबसे निचले वाला जो स्तर होता है। इन तीनों स्तरों पर हमको कंट्रोलिंग करना होता है, ताकि हम उनके द्वारा किए गए कार्यों की जांच पड़ताल कर सके और कमियों को दूर कर सके। पॉइंट नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है कंटिन्यूअस प्रोसेस। नियंत्रण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसको रोका नहीं जाता है, क्योंकि जब तक काम हमारा चलता रहता है तब तक हम उस पर कंट्रोल करते रहते हैं, और जब कंट्रोल करते हैं तो काम तेजी से और व्यवस्थित रूप से पूर्ण होता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसके बाद आ रहा है कंसीडरेशन ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर को। यहाँ पर वर्तमान और भविष्य दोनों के बारे में चर्चा की जाती है, विचार किया जाता है। जैसे हमसे क्या गलती हुई है, वर्तमान में हमसे क्या त्रुटि हुई है, क्या गलतियां हुई, क्या बाधा है, उनको हमने किस प्रकार से दूर किया है, और भविष्य में हम इस गलतियों को वापस से न दोहराएं, इस बात पर भी विचार किया जाता है। तो ये हमारा हो गया है पॉइंट नंबर 4। अब हमारा पॉइंट आ रहा ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, कुछ उसके उद्देश्य भी हैं। जैसा देखा नॉलेज ऑफ टारगेट्स, लक्ष्यों की प्राप्त करना। लक्ष्यों की जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, कंट्रोलिंग से। तो कंट्रोलिंग के द्वारा हमें यह पता, इस बात का सही पता चल जाता है कि कौन सा कार्य कितने समय में हमें पूर्ण करना है, ताकि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट हुआ नॉलेज ऑफ टारगेट, नॉलेज ऑफ रिसोर्सेज। इसके द्वारा हम ये भी देख लेते हैं, कंट्रोलिंग के द्वारा हम इस बात की भी जानकारी ले लेते हैं कि हमारे जो फैक्ट्री है उसमें मानव है, मेन है, और अलग अलग रिसोर्सेज से क्या वो हमारे पास पूरा पर्याप्त मात्रा में, जैसे मटेरियल है,
जैसे मशीन है, क्या वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, तो उस चीज का भी हमें नॉलेज हो जाता है। तो पॉइंट नंबर सेकंड हुआ है नॉलेज ऑफ रिसोर्सेज, क्या ये हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, इसका हमें जानकारी प्राप्त होती है। और नॉलेज ऑफ टास्क कंप्लीटेड, हमें इस बात की भी जानकारी हो जाती है कि क्या हमने जो काम किया है वो कंप्लीट हो चुका है और पूर्ण हुआ है, तो कब हुआ है, कितने समय में हुआ है, उसमें कुछ कमी या पेशी तो नहीं हुई है, इस बात की भी हमें जानकारी इससे प्राप्त हो जाती है। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो यहाँ लिखा है नॉलेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिफिकल्टीज, मतलब प्रबंध के द्वारा हमें बाधाओं और कठिनाइयों की भी जानकारी मिल जाती है। हमारे कार्य क्षेत्र में जो बाधाएं होती है, जो कठिनाई होती है, उसकी हमको जानकारी मिल जाती है और उसे हम दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति न हो। तो ये हमने इसके बारे में बात की ऑब्जेक्टिव्स के। अब आ रहा है इंपॉर्टेंस का पहला पॉइंट है डिसिप्लिन। नियंत्रण के द्वारा, कंट्रोल के द्वारा हम अपनी संस्था में डिसिप्लिन कायम रख सकते हैं, नियंत्रण कायम रख सकते हैं, क्योंकि जब तक नियंत्रण रहेगा डिसिप्लिन रहेगा, और जब तक नियंत्रण नहीं रहेगा अनुशासन नहीं स्थापित कर सकते हैं। एफिशिएंसी, नियंत्रण के द्वारा ही हम अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसे पता है कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, कोई देख रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है हमें, वो हमें चेक करेगा, तो उसकी भी कार्य क्षमता बढ़ती है और वो भी काम को समय पर पूर्ण करता है। तीसरा आना चेक ऑन वेस्टेज, यहाँ पर भी हम यह देखते हैं कि कोई हमारे काम में कोई वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, कोई अपव्यय तो नहीं हो रहा है। अगर अपव्यय हो रहा है तो सब दूर करने का प्रयास करते हैं, रोकते हैं, उसे कम करने का हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है ताकि हमारा माल का अपव्यय न हो सके। पॉइंट नंबर 4 आ रहा है चेक ऑन करप्शन एक्सेट्रा। यहाँ पर ये भी नियंत्रण ये भी ध्यान रखता है कि हमारी संस्था में कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हम कंट्रोल नहीं रखेंगे तो हो सकता है हमारा कर्मचारी कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, और अगर कंट्रोलिंग रखेंगे तो कर्मचारी ईमानदारी पूर्ण अपना कार्य करेगा, इसलिए कंट्रोलिंग होना बहुत ही अनिवार्य है। तो ये हमने बात करी इंपॉर्टेंस की। इसके बाद आ रहा है लिमिटेशन का पहला पॉइंट आ रहा है कंट्रोल ओवर ओनली इंटरनल फैक्टर्स। हम नियंत्रण में केवल इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में होते हैं, जो हमारे जिसको हम दूर कर सकते हैं। हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल पे नहीं कर सकते, ये इसकी एक सीमा है, एक बाधा है, हम इसको लिमिटेशन कर सकते हैं। सेकंड आ रहा है डिफिकल्टी इन फिक्सिंग इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी मतलब नियंत्रण में या मैनेजमेंट में अगर हम कहें तो मैनेजमेंट में किसी कार्य को अलग-अलग व्यक्तियों के द्वारा पूर्ण कराया जाता है, लेकिन अगर उस कार्य में किसी प्रकार की कोई त्रुटि आ गई है तो हमें एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराने में कठिनाई आती है, क्योंकि उस कार्य को बहुत सारे लोग पूर्ण करते हैं, इसलिए इसकी एक यह भी कठिनाई है डिफिकल्टी इन फिक्सिंग इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व यहाँ निर्धारण नहीं किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 आ रहा है ऑब्जेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। कर्मचारी के द्वारा इसका विरोध किया जाता है कि सतत रूप से हम पे निगरानी रखी जा रही है, हम पे कैमरे लगे हैं, हम अपने कार्य में स्वतंत्रता महसूस नहीं करते, तो ये ऑब्जेक्शन भी एम्प्लॉय के द्वारा उठाया जाता है। और एक पॉइंट आ रहा है लास्ट में एक्सपेंसिव। ये बताया गया है कि कंट्रोलिंग जो प्रणाली है उसको अगर हम अपनाते हैं तो हमारा जो प्रणाली हो जाती है, जो हमारा कार्य काम जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही खर्चीला हो जाता है। जितनी हम इनकम हमें प्राप्त नहीं होती उससे ज्यादा हम इसको खर्च करने में या इस प्रणाली पर ध्यान देने में हम खर्च कर पाते हैं, तो इसके हो गए हैं दोष। उसके बाद इन्होंने बताया एसेंशियल ऑफ एन आइडियल कंट्रोलिंग सिस्टम। एक आदर्श नियंत्रण प्रणाली की विशेषता क्या है या उसके तत्व क्या है ना, इसके एक गुड आइडियल कंट्रोलिंग भी हम बोल सकते हैं इसमें। तो अंडरस्टैंडेबल, आसानी से समझने योग्य हमारी नियंत्रण प्रणाली ऐसी होनी चाहिए ताकि उसके कार्य करने वाले लोग या मैनेजर जो है उसको आसानी से समझ सके और अपने कार्य क्षेत्र में लागू करके अपने कर्मचारी पर नियंत्रण रख सके। पॉइंट नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटी। नियंत्रण प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो कि परिस्थिति के अनुरूप उसमें हम परिवर्तन भी कर सके। जब कोई कठिनाई आ रही है तो अगर हम परिवर्तन करके अपने कार्य को करेंगे तो हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। इकोनॉमिकल नियंत्रण प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें हमारा खर्चा तो कम हो लेकिन वो नियंत्रण या कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा रख पा रही हो, तो ये खर्चीली भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक लास्ट पॉइंट आ रहा है टाइम बॉन्डेड। हमारी जो नियंत्रण प्रणाली है वो तभी कारगर होगी जब
जब कोई व्यक्ति जांच करके हमको रिपोर्ट देता है और समय सीमा में हम उसको कंट्रोल करते हैं तो जाकर के ये नियंत्रण प्रणाली हमारे लिए कारगर होती है। तो आज हमने किस किस चीजों के बारे में देखा है, आप देख सकते हैं कंट्रोलिंग चैप्टर हमने पढ़ा है, इसका मीनिंग को देखा है और यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट की हम कंपैरिजन करते हैं किससे, प्लानेड आउटपुट में। और इसमें अगर कोई डेविएशन, कोई विचलन होता है तो उसको दूर करने का हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं और इंपॉर्टेंस देखे हैं और उसके बाद गुड आइडियल कंट्रोल सिस्टम के हमने कुछ पॉइंटों को देखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में इनमें से जरूर बैठना है, तो आप इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।